डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उनको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। और एक जानकारी की बात आपको बता दूं तो कि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। बस क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जितना से जितना सॉल्व करेंगे उतना अधिक स्कोर कर पाएंगे आप सीटेट में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बताइए जल्दी से, किसका हिस्सा हो जाएगा जो अवधारणाओं का विकास होता है? क्या वो बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है? कौन सा विकास होता है जब अवधारणाओं का विकास होता है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए जब एक बच्चे के अंदर अवधारणाओं का विकास होता है ना, तो वो होता है बौद्धिक विकास का हिस्सा। ठीक है, अवधारणाएं जब बनती हैं तो उसमें बौद्धिक विकास होता है एक बच्चे का। याद रखिएगा कि अगर अवधारणा का विकास होगा तो उसमें बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अवधारणाएं तो अलग अलग विचार ये सब होती हैं, तो उसमें शारीरिक विकास कहाँ से आ जाएगा? शरीर का विकास नहीं होता है। सामाजिक विकास भी अवधारणा में नहीं आएगा, संज्ञानात्मक विकास भी नहीं आएगा। यानी कि अवधारणाएं जो है वो बुद्धि से रिलेट करती हैं, तो जो अवधारणाओं का विकास होता है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? बताइए, जीन पियाजे जी के अनुसार एक बच्चा अगर अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान कर रहा है तो वो विकास की किस अवस्था में कर रहा है? क्या वो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था? देखिए ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये होती है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 6 से 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, और बचा ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 11 से किशोरावस्था तक की अवस्था को कहते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था तक। और ये जो पेशीय अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था है, वो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इसे याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6 से 11 वर्ष की अवस्था किस में आता है। अब इसमें से आप बताइए कि ऐसे कौन से साल का बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, उसमें समस्या समाधान भी करने लगेगा, अगर कोई समस्या आती है उसके पास तो समस्याओं के समाधान भी निकालना स्टार्ट कर देगा, तो वो कौन सी अवस्था में होगा? अमूर्त चिंतन करने लगता है तो वो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, फॉर्मल भी कहते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा है अमूर्त स्तर पर चिंतन कर रहा है, बौद्धिक बुद्धि की क्रियाएं कुछ कर रहा है, समस्या के समाधान निकल रहा है, तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 11 से किशोरावस्था तक की अवस्था होती है, 11 से 19 वर्ष तक की अवस्था। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? अगर किसी बच्चे का रचनात्मक आकलन करना है तो कौन से उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए? बताइए, किससे आप नहीं निकाल पाएंगे कि वो रचनात्मक है बच्चा या नहीं है? क्या वो मौखिक प्रश्न पूछेंगे तब पता लगेगा, या सत्र परीक्षा द्वारा, प्रश्नोत्तरी और खेल द्वारा, या फिर दत्त कार्य द्वारा? अगर किसी बच्चे का आकलन करना है कि वो बच्चा क्रिएटिव है, रचनात्मक है, तो उसके लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे? नहीं पूछा है, ऐसे नहीं वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा। देखिए मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो उसके आंसर देने के तरीके से आप पता कर सकते हैं बच्चा रचनात्मक है या नहीं है। ठीक है, क्या सत्र में परीक्षाएं जो होती हैं, जो लिखता है आंसर याद करके, उससे आप पता कर पाएंगे? वो तो रट के लिख देता है बच्चा, इससे आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है, काट दीजिए। प्रश्नोत्तरी और खेल, बच्चा खेल में अपनी बुद्धि को किस प्रकार चला रहा है, किस प्रकार से खेल रहा है, खेल को कितना दिमाग लगा पा रहा है, प्रश्नों का किस प्रकार जवाब दे रहा है वो, तो ये हो जाएगा
एक रचनात्मक बच्चे का लक्षण। रचनात्मक क्रिएटिव है कि नहीं है, इसे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, दत्त कार्य द्वारा कुछ ऐसे कार्य दीजिए जिसमें वो विचार मंथन करे और आंसर खुद लिखे, है ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर गलत आंसर पूछा था, तो इसके हिसाब से सत्र परीक्षा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, जो सत्र की परीक्षाएं होती है, लास्ट में परीक्षाएं होती हैं, बच्चा आंसर रट के लिख देता है, तो इससे आप नहीं पता कर सकते, आकलन नहीं कर सकते कि बच्चा रचनात्मक है कि नहीं है, रचनात्मक क्रिएटिविटी भरी है कि नहीं भरी है। ठीक, तो सत्र परीक्षा एक ऐसा उपकरण नहीं है जिसके द्वारा हम रचनात्मक आकलन का पता कर सकें। बाकी मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो वो अपने माइंड से क्वेश्चन का आंसर करेगा, है ना, और प्रश्नोत्तरी और खेल के मैदान में वो अपने मानसिक गतिविधियों को तेज करता है, सोचता है कैसे जीता जाए, क्या करना है, किस प्रकार से वो रणनीति बनाता है जीतने का, और प्रश्नों के जवाब को किस प्रकार से दे रहा है, अपनी भाषा में दे रहा है, तो उसके विचार कैसे है, इससे पता चल सकता है कि रचनात्मक बच्चा है या नहीं है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किससे रिलेट कर रहा है? क्या सही हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आपको भी लग रहा है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, या फिर बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल बताइए, क्या आपको भी लगता है कि जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? मुझे तो नहीं लगता भाई। आप किस बेस पे कह सकते हो कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती हैं? किस फील्ड में स्त्रियां नहीं हैं? आप नजर उठा के देखिए, समाज में निकल कर देखिए, आज के समय में स्त्रियां किस क्षेत्र में नहीं है, किस फील्ड में नहीं है। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं होती और पुरुष के पास ज्यादा बुद्धि होता है? आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। यह कथन देखिए, ये सही हो सकता है, काट दीजिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा है। ये आप किसी एक लिंग की तरफ झुकाव कर रहे हैं, पुरुष को सपोर्ट कर रहे हैं, स्त्रियों को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक, यानी कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। अरे कैसे सही है भाई, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए? स्त्रियां थोड़ी ना ऐसी होती हैं कि उनके पास बुद्धि नहीं होता। आप कह ही नहीं सकते कि पुरुष ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या स्त्रियां, दोनों ही होते हैं, बस उनके माहौल पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे। ठीक है, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल काट दीजिए। क्यों सही है भाई? नहीं सही है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ गया है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा है। आप एक लिंग की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं कि हाँ, स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं होता, स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, पुरुषों के पास अधिक बुद्धि भरा हुआ है, तो ये भेदभाव की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। किसी एक लिंग की तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है, ऐसी कौन सी विधि है इसमें से जो खेल पर आधारित है? क्या वो ये है समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि? खेल पर आधारित ऐसी कौन सी विधि है जो खेल पर आधारित है, पूरी तरह से खेल पर आधारित है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। क्या वो समस्या समाधान विधि है? तो ये खेल से रिलेट नहीं करेगा ना, खेल में कोई समस्या समाधान नहीं किया जाता है। वाद विवाद में तो किसी टॉपिक पे हम वाद विवाद करते हैं, कुछ कंफ्यूजन रहता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। व्याख्यान विधि में चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसे भी काट दीजिए ना। पर खेल पर आधारित जो विधि है वो है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन में बच्चों को खेलने के लिए बुलाया भी जाता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन याद रखिएगा, यहाँ पर ये खेल पर आधारित विधि है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? क्या वो सुकरात से संबंधित है, या फिर प्लेटो से संबंधित है, क्या डार्विन से संबंधित है, या रूसो से संबंधित है? बताइए जल्दी से, जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत है वो किनसे संबंधित है? तो जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, डार्विन से संबंधित है जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। ठीक है, डार्विन जी का नाम याद रखेंगे, इनसे ही संबंधित है जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अब शिक्षा हो गई है, जो आपकी शिक्षा है वो कैसी हो गई है? क्या वो शिक्षक केंद्रित हो गई है, या फिर विद्यालय केंद्रित है, मित्र केंद्रित है, बाल केंद्रित है? जो आपकी शिक्षा है किस प्रकार की शिक्षा है? क्या वो टीचर्स पे डिपेंड है कि टीचर जो चाहेगा वही करेगा, है ऐसा है? नहीं, अब टीचरों की मर्जी खत्म हो गई है। क्या विद्यालय पर डिपेंड करता है आजकल की शिक्षाएं? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मित्र केंद्रित है? नहीं, जो आप
आजकल की शिक्षा है ना वो बाल केंद्रित हो गई है, बच्चों पर डिपेंड कर रही है। बाल केंद्रित शिक्षा बनाया गया है, बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम को बनाना है, बच्चों के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना है कि बच्चे किस प्रकार सीख कर रहे हैं। पूरी तरह से बाल केंद्रित हो गई है आजकल की जो शिक्षा नीतियां हैं। एनईपी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे एनईपी तो जाके मेरे चैनल पे पढ़ लीजिएगा। एनईपी को मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, उसमें बताई हूँ मैं कि आजकल की शिक्षा जो है, शिक्षा के बारे में पूरा टॉपिक उसमें कवर की हूँ मैं। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आजकल की जो शिक्षाएं हो गई हैं वो बाल केंद्रित हो गई हैं, बच्चों पर डिपेंड कर रही हैं। बच्चे को हम कोई भी एक्टिविटी है तो उसे स्वयं करने देंगे, बस उसकी हेल्प कर देंगे थोड़ी सी, है ना। और बच्चे को ही एक्टिव करेंगे हम किसी कार्य को करने के लिए, लेक्चर भी देना है, कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी करना है तो बाल केंद्रित होगी, बच्चों पे डिपेंड होगी, बच्चा ही करेगा। ठीक है, बच्चा ऐसे सीखता है ज़्यादा जल्दी है। शिक्षा केंद्रित अब ये सिस्टम खत्म हो गया ना, शिक्षक केंद्रित ये ऐसा सिस्टम अब नहीं रहा। एनईपी अगर पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके पढ़ लीजिए, उसमें मैं ये सब अच्छे से डिस्कस की हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 8, बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक। जो बालक का सामाजिकरण है उसका प्रथम घटक बताना है यहाँ पर। क्या वो सबसे पहला घटक परिवार होता है, या विद्यालय होता है, राजनैतिक दल होता है, या क्रीड़ा स्थल होता है, जहाँ खेल का मैदान होता है। क्रीड़ा स्थल मतलब जो खेल का मैदान होता है, प्लेग्राउंड जो खेल का मैदान होता है उसे क्रीड़ा स्थल कहते हैं। राजनीतिक दल जो राजनीतियों में जुड़े हुए हैं लोग, उनका समूह ऐसा, या फिर विद्यालय है पहला घटक, या फिर परिवार है। जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए जो बच्चे का सामाजिकरण का पहला घटक होता है ना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को सामाजिक पर्सन बनाना, छोटी छोटी चीज़ों को सिखाना, तो वो बच्चा परिवार के द्वारा सीखता है। परिवार ही पहला घटक हो जाएगा एक बच्चे के अंदर अगर सामाजिकरण करना है तो, है ना। परिवार के द्वारा ही वो सीखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। जो संवेग होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या वो क्रोध तथा भय होता है, या उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है, स्नेह एवं प्रेम होता है, या फिर वातावरण में समायोजन होता है। संवेग का नाम सुने होंगे, किशोरावस्था में बच्चा संवेगों से घिरा होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है। देखिए जो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या वो क्रोध और भय से होता है, नहीं, इसे काट दीजिए। संवेग का अर्थ क्रोध और भय नहीं होता। उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, बच्चे की जो उत्तेजनाएं होती हैं, उनके जो भाव होते हैं, मनोभाव होते हैं, उसमें उथल पुथल होता है, उसे हम संवेग कहते हैं। अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है अपनी उत्तेजनाओं से, अपनी भावों से, उसके मन में कुछ भाव है, अगर किसी ने रोक टोक दिया तो वो उसके अंदर उथल पुथल मच जाती है कि क्यों ऐसे वैसे। तो मतलब संवेग शब्द का अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, याद रखिएगा इसे। स्नेह एवं प्रेम ऐसा नहीं है, वातावरण में समायोजन ये भी नहीं हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा और ये याद रखिएगा। और सबसे अधिक संवेगों से घिरा रहता है बालक कब, किशोरावस्था में, ये भी याद रखिएगा। किशोरावस्था में बच्चा सबसे अधिक संवेगों से घिरा रहता है। तूफान की अवस्था होती है किशोरावस्था, लड़ता है इस अवस्था में, अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है। विस्फोट की अवस्था होती है किशोरावस्था, शारीरिक चेंजेस होते हैं इसमें, है ना, ये सब याद रखिएगा। 12 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है। जो भाषा विकास का क्रम होता है उसका अंतिम क्रम क्या है, अंतिम स्टेप क्या है, बताइए। क्या वो ध्वनि पहचानना है, या फिर ध्वनि उच्चारण है, या फिर शब्द उच्चारण है, या फिर भाषा विकास की पूर्णावस्था। देखिए जो भाषा विकास के क्रम का, पहले तो ध्वनि उच्चारण करेंगे बच्चे। देखिए ध्वनि उच्चारण करेंगे, छोटी छोटी चीज है ना। अंतिम स्टेप पूछा है इसमें तो उच्चारण करना सीख रहा है बच्चा, जबकि अंतिम स्टेप पूछा गया है यहाँ पर। तो भाषा विकास की जो पूर्णावस्था होती है ये भाषा विकास की अंतिम क्रम होते हैं, अंतिम स्टेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। भाषा विकास की पूर्णावस्था ये अंतिम क्रम है भाषा विकास का। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं। जो बाल शैक्षिक दृष्टि से पूछा गया, ये भी याद रखिएगा। शैक्षिक दृष्टि से जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो कौन सी है। क्या वो किशोरावस्था है, या फिर बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, उपरोक्त तीनों। शैक्षिक शिक्षा का विकास बच्चों में किन अवस्थाओं में होता है, किस किस अवस्था में होता है एक बच्चे का विकास शिक्षा की दृष्टि से, बताइए जल्दी से। क्या वो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था तीनों हो सकता है, या फिर कोई एक होगा, बताइए जल्दी से। देखिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में बच्चा सीखता है, किशोरावस्था में तब भी सीख रहा है, बाल्यावस्था में तब भी सीख रहा है, शैशवावस्था में अपने घर परिवार से सीख रहा है, बच्चा अनुकरण कर रहा है ना। यानी कि कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसलिए शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगी, यानी कि उपरोक्त तीनों, ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था ये तीनों हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम की पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। अधिगम का जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत था उसको किसने दिया था? जो सीखने का पुनरावृत्ति, दोहराना वहराना, इस सिद्धांत को किसने दिया था? क्या वो सिलर ने दिया था, कैम्प्स ने दिया था, या फिर पैट्रिक पावलोव ने, या स्टैनली हॉल ने? देखिए, जो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत था वो दिया गया था पैट्रिक पावलोव जी के द्वारा। पैट्रिक पावलोव ने दिया था अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत। याद रखिएगा पावलोव जी का नाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? क्या वो ये होता है व्यवहार में परिवर्तन, या फिर बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन? बाल विकास का अर्थ, बालक का जब विकास होगा तो क्या क्या विकसित होगा? क्या केवल गुणात्मक विकास होगा बच्चे में? ऐसा नहीं है ना, केवल गुणात्मक नहीं होगा, व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा, केवल उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा और कुछ सीखागा उखेगा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन, बस व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा बाल विकास में, ये भी नहीं हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। बाल विकास का अर्थ होता है बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, दोनों ही परिवर्तन पाया जाएगा जब बच्चे का बाल विकास होगा तब। याद रखिएगा इसे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? जो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन के पद का प्रयोग किया था वो किसके समान के अर्थ में किया था? बताइए जल्दी। क्या वो बुद्धि है, या सृजनात्मकता है, या बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों है? इनमें से कोई नहीं। जो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया गया था वो किया गया था सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया गया था। याद रखिएगा यहाँ पर सृजनात्मकता करेक्ट हो जाएगा। यही है अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग, गिलफोर्ड ने किया था ये, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन है वो बुद्धि से, ऐसा कुछ नहीं, बुद्धि द्वारा नहीं किए थे, और बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों नहीं, क्योंकि बुद्धि ऊपर ही मैं काट दी हूँ। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? किसके किसके योगदान से मानव का विकास होता है? क्या वो अभिभावक एवं अध्यापक का है योगदान, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का योगदान है, या वंशानुक्रम तथा वातावरण का परिणाम है? उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, और पहले तो इसे इंपॉर्टेंट में नोट करिए आप लोग, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कितनी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। जो मानव विकास का योगदान है उसमें कौन से दो कारक आ जाएंगे? क्या वो अध्यापक और अभिभावक का योगदान है इसमें जो मानव विकास होता है? तो ऐसा नहीं है, काट दीजिए इसे। सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं इस पे, इनका योगदान होता है मानव विकास में, ये भी नहीं है। वंशानुक्रम और वातावरण, बिल्कुल सही, वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान होता है मानव विकास में। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो कैसे हो जाएगा? हमें राइट आंसर मिल चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान से देखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां भी आपको अगर ऐसा दिखे मानव विकास, बच्चे का विकास में किन दोनों का योगदान है, किन दोनों का परिणाम है, तो वंशानुक्रम और वातावरण जहां दोनों दिखे उसे आप आंख बंद करके टिक करिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर वंशानुक्रम है ऑप्शन में और वातावरण अलग से है, फिर वंशानुक्रम वातावरण दोनों साथ में है, तो दोनों वाला ही टिक करिएगा। जहां वंशानुक्रम और वातावरण दोनों साथ में लिखा हो उन दोनों ही ऑप्शन को टिक करिएगा, ठीक। किसी एक को मत चुनिएगा, अगर ऑप्शन दोनों दिया है तो दोनों को जरूर टिक करिएगा, दोनों का योगदान है मानव विकास में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो सामाजिक अधिगम है, अनुबंधन है, प्रायोगिक अधिगम है, या आकस्मिक अधिगम है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो क्या हो जाएगा? जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने है तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति से सीख रहा है, उसके व्यवहार से सीख रहा है, तो वो उसे क्या कहा जाएगा? उसके सामने प्रत्यक्ष अनुभव है पर वो प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीख रहा है, वो किससे सीख रहा है? दूसरों के व्यवहार से सीख रहा है। तो बताइए वो उसे आप क्या कहेंगे? क्या वो समाज में रह के सीख रहा है? सामाजिक अधिगम है, बिल्कुल सही, ये सामाजिक अधिगम कह सकते हैं। दूसरों के व्यवहार से सीख रहा है अगर कोई व्यक्ति तो सामाजिक अधिगम है, समाज द्वारा सीख रहा है, समाज के लोगों के द्वारा सीख रहा है। सामाजिक लोग दूसरे व्यक्ति होते हैं, अपने घर परिवार के लोग तो है नहीं, बस जबकि उसके पास प्रत्यक्ष अनुभव है, सामने एकदम अनुभव करने को चीजें हैं, सीखने को चीजें हैं, पर वो दूसरों के व्यवहार से सीख रहा है, यानी कि सामाजिक अधिगम कर रहा है, ठीक है। अनुबंधन
ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। प्रायोगिक अधिगम ये भी नहीं हो कि आप प्रैक्टिकल करके सीख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आकस्मिक अधिगम ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? जो पियाजे जी हैं, जीन पियाजे जी, किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? क्या वो भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, या संज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए? जल्दी से बताइए। जो जीन पियाजे जी हैं वो सबसे ज्यादा मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? तो जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे जी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में इनका मुख्य योगदान रहा है जीन पियाजे जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? एक दूसरे के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा किन बालकों में होता है? क्या वो औसत बुद्धि वाले होते हैं बच्चे, या फिर ग्रामीण बुद्धि वाले, या फिर अध्ययनशील बालक, कुशाग्र बुद्धि के? बताइए जल्दी। जिनके अंदर समायोजन की समस्या आती है, एक दूसरे के बीच में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो किस बुद्धि के बच्चे होते हैं? क्या ग्रामीण और शहर बुद्धि वाले अलग बच्चे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं। अध्ययनशील बालक ये भी नहीं हो जाएगा। औसत बुद्धि, नॉर्मल बुद्धि ये भी नहीं। जो बच्चा समायोजन स्थापित नहीं कर पाता वो कुशाग्र बुद्धि का होता है। उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है, इसलिए वो समायोजन करने में कठिनाई होती है उसे, या फिर उसे समायोजन की समस्या आती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? जो बुद्धि होती है और सृजनात्मकता होती है, इसमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? क्या वो धनात्मक संबंध पाया जाता है, या ऋणात्मक, या फिर शून्य, या फिर ये सभी? कौन सा संबंध पाया जाएगा? जो बुद्धि है, सृजनात्मकता है, उसमें किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? क्या शून्य पाया जाता है, कोई नहीं पाया जाता संबंध, या माइनस की तरफ पाया जाता है, या फिर धनात्मक की तरफ पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर धनात्मक की तरफ पाया जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। जितने लोग भी धनात्मक आंसर कर रहे थे वो उनका आंसर बिल्कुल सही है। बुद्धि और सृजनात्मकता का जो सहसंबंध है वो धनात्मक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किस वर्ष से किस वर्ष तक की अवस्था में स्व केंद्रित होती है अवस्था? क्या वो जन्म से 2 वर्ष तक की, या 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में? स्व केंद्रित बताना है, स्वयं पर केंद्रित रहता है, खुद पर। तो देखिए जो स्व केंद्रित अवस्था होती है वो बालक के 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं ना। इसमें बच्चा स्व केंद्रित होता है, खुद पर ही फोकस करता है ना, कहीं और ध्यान नहीं रहता है। 3 से 6 साल का बालक होगा जो स्व केंद्रित करता है, स्व केंद्रित की अवस्था होती है, ये अपने आप पर ही फोकस करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था यहाँ पर नहीं हो पाएगा, किशोरावस्था काट दीजिए। 2 वर्ष के बच्चा कुछ भी नहीं जानता, नॉर्मल रहता है, रोता खाता पीता बस यही करता है। स्व केंद्रित की जो अवस्था होती है वो होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था, याद रखिएगा इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। किस अवस्था में बच्चा समान लिंग के प्रति आकर्षित होता है? बताइए, ऐसा किस अवस्था में होता है? क्या वो प्रौढ़ावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है? जल्दी से बताइए। जैसे बालक है, अगर कोई बालक है, लड़का है, तो वो किस तरफ आकर्षित होगा? अपने समान लिंग की तरफ, बालक की तरफ ही आकर्षित होगा। बताइए ऐसी कौन सी अवस्था है? अगर कोई लड़की है, कोई अगर लड़की है तो वो अगर आकर्षित हो रही है तो एक लड़की की तरफ ही, अगर एक लड़की है तो लड़की की तरफ ही आकर्षित हो रही है, उससे बातचीत करेगी, उसके साथ रहेगी, तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें ऐसा होता है? समलिंगी लिखा है, अपने समान लिंग की तरफ, है ना। तो जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं बाल्यावस्था, वो बिल्कुल करेक्ट है। बाल्यावस्था वो स्टेज है जब बच्चा अपने समान लिंग के प्रति आकर्षित होता है। बालक है तो बालक की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा, बालक से ज्यादा बातचीत करेगा, उसके साथ रहेगा। अगर कोई लड़की है तो लड़की की तरफ, है ना। याद रखिएगा, इसे आप याद रखिएगा, समलिंगी समान लिंग। ठीक है, ये बाल्यावस्था में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने माना था कि अगर आपका वातावरण सही है तो आपकी बुद्धि लब्धि भी सही होगी? बुद्धि पे फर्क डालता है आपका वातावरण। बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक थे वो? क्या वो मेंडल जी हैं, या फिर कुले जी हैं, स्टीफन हैं, या फिर क्लर्क हैं? वो मनोवैज्ञानिक कौन से हैं जो मानते हैं कि उचित वातावरण है तो बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी अगर आपका वातावरण ठीक है तो? बताइए उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो बोले थे ये या मानते हैं। तो देखिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। स्टीफन ने माना था कि जो वातावरण है अगर वो ठीक है, उचित वातावरण है, अच्छा वातावरण है, तो बच्चे की जो बुद्धि होगी वो
अच्छी होती है या बढ़ती है ना। बुद्धि क्या होगी, बढ़ेगी अगर उचित वातावरण है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका वातावरण ही ठीक नहीं है तो आपकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, घट जाएगी ना। आपका जो माहौल है वो ठीक नहीं है, अच्छा माहौल नहीं मिला है, उचित वातावरण नहीं है आपके पास, तो आपकी बुद्धि खराब ही रहेगी, बुद्धि घट जाएगी, है ना। अगर आपका माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा मिला है, तो आपकी जो बुद्धि लब्धि है वो वृद्धि होगी उसमें। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में। किसी अन्य को आदर्श मान लेते हैं, अपने बड़ों को आदर्श मान लेंगे, अपने माता को आदर्श मान लेंगे, पिता को मान लेंगे, अपने किसी टीचर को मान लेंगे, या फिर किसी मूवी के हीरो को मान लेंगे, हीरोइन को मान लेंगे, किसी को आदर्श मान के वो कार्य करते हैं। ऐसी कौन सी स्टेज में करते हैं बताइए। क्या वो किशोरावस्था में करते हैं, बाल्यावस्था में करते हैं, शैशवावस्था में करते हैं, या सभी में करते हैं? बताइए जल्दी से, आंसर करिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर किसी को आदर्श मान के बच्चा आगे बढ़ रहा है, कोई बालक है या बालिका है, अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को आदर्श मान रहा है और कार्य कर रहा है, तो वो स्टेज होती है किशोरावस्था। वो करता है इस किशोरावस्था की एज में, किशोरावस्था में ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसी अन्य को आदर्श मान लेता है, या अपनी माता को मान लेगा, या किसी हीरो हीरोइन को मान लेगा, या फिर किसी उसको स्वीकार करता है आदर्श के रूप में, किसी बड़े इंसान को ना, अपने से बड़े, उसको आदर्श मान के चलता है, तो वो किशोरावस्था में करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 24। सृजनशील बालकों का लक्षण होता है। देखिए क्या होता है सृजनशील बालक का लक्षण, बताइए। समस्या के प्रति सजगता का अभाव, क्या ये हो जाएगा। गतिशील चिंतन का अभाव, क्या ये सही है। या फिर जिज्ञासा होता है, या अनियमितता पाई जाती है। बताइए जल्दी से। जो सृजनशील बालक होता है, अलग होता है, क्रिएटिव होता है बालक, तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी, समस्या जो आएगी उसके प्रति सजगता का अभाव होगा, तो वो सृजनशील बालक कैसे होगा भाई। एकदम वो समस्या के प्रति सजग रहेगा, ऐसा बालक होगा अगर सृजनशील बालक है तो। उल्टा दे दिया यहाँ पर ना। गतिशील चिंतन में अभाव, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर सृजनशील बालक है तो गतिशील चिंतन, उसका चिंतन करने का जो तरीका होगा बहुत तेज होगा, अलग होगा, है ना। जिज्ञासु होगा, अलग अलग चीजों को जानने की इच्छा होगी, तब सृजनशील बालक होगा, बिल्कुल सही है। अनियमितता पाई जाती है, वो नियमित है ही नहीं तो कहाँ से सीख पाएगा, सृजनशील बालक कैसे बन पाएगा। वो नियमित होते हैं सृजनशील बालक, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। जो सृजनशील बालक होते हैं उनका लक्षण होता है वो जिज्ञासु होते हैं, उन्हें जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा, जानने की बहुत अधिक इच्छा भरी रहती है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इनके अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरा रहता है, ठीक है। यानी कि जानने की इच्छा बहुत अधिक होती है एक सृजनशील बालक में, उनका यही लक्षण है, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25। जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का ऐसा कौन सा काल होता है जो सबसे कठिन होता है एक बालक के लिए। क्या वो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, या फिर गर्भावस्था है, या किशोरावस्था है। देखिए जीवन का जो सबसे कठिन काल है वो कौन सा है, आप लोग आंसर करिए। बाल्यावस्था में ये सबसे कठिन काल तो नहीं है, बच्चा खेलता है, चीजों को सीखता है ना, कठिन नहीं होता है इसमें, बच्चा तनाव नाव नहीं लेता, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। शैशवावस्था में बच्चा कुछ जान ही नहीं रहा है, तनाव कहाँ से लेगा, कठिनाई कहाँ से आएगी, उसकी तो सेवा पानी होती है। गर्भावस्था में तो आराम से बच्चा है, कहाँ से उससे कठिन काल कहेंगे, है। यानी कि किशोरावस्था यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। किशोरावस्था में होता है जब बच्चा तूफान की अवस्था कह सकते हैं इसे, या विस्फोट की अवस्था कह सकते हैं, या फिर अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है। बच्चा क्या करता है, अपने को सही साबित करने की हमेशा कोशिश करेगा, भले ही वो गलत रहता है, सही साबित करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और अपने बड़ों से लड़ाई करता है। और क्या करता है किशोरावस्था वाला बालक, विस्फोट की अवस्था होती है, इन्हें आत्मसम्मान चाहिए होता है, खुद को सम्मान चाहिए होता है ना। सम्मान न मिलने पर ये बहुत ही तनाव में आ जाते हैं, तनाव की अवस्था होती है। तो ये सब क्यों होता है, बॉडी चेंजेस आता है किशोरावस्था में, कुछ तो ये भी रीजन है ना। अगर यह सब हो रहा है किशोरावस्था में तो जाहिर सी बात है इतने परिवर्तन आएंगे, तो वो कठिन काल तो होगा ही। तो जीवन का जो सबसे कठिन काल होता है वो किशोरावस्था होता है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किस बेस पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या वो बोर्ड परीक्षा द्वारा मूल्यांकन सही मूल्यांकन हो पाएगा, या फिर सतत एवं व्यापक द्वारा होगा, लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन द्वारा होगा, या गृह परीक्षा द्वारा होगा। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो अगर बच्चों का सही मूल्यांकन करना है तो किस बेस पे करेंगे,
बोर्ड में जो क्वेश्चन का आंसर लिख दिया उसके परसेंटेज कम आ गए तो आप मान लेंगे कि बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है या फिर बच्चे में कमी है, बच्चा आगे जाके कुछ नहीं करेगा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। गलत थिंकिंग है आपकी, है ना। बोर्ड परीक्षा में हो सकता है उसने जो क्वेश्चन अच्छे से याद किए थे, अच्छे से याद हैं, वो नहीं आए हो, एकदम जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पेपर आ गया हो, है ना। तो इसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे का सतत, डेली और व्यापक रूप से मूल्यांकन कर रहे हो तो एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित, मौखिक, लिख के पूछ के प्रश्न क्या बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी तरीका नहीं अपनाना चाहिए, ये उतना अच्छा तरीका नहीं है। गृह परीक्षा द्वारा घर पर परीक्षा लो, आप अपने स्कूल में परीक्षा ले रहे हो तो क्या इसके द्वारा आप मूल्यांकन कर पाओगे, ये आप तरीका मत अपनाइए। किसी बच्चे को क्वेश्चन पेपर पे जज मत करिए ना। मूल्यांकन अगर करना है तो बच्चे का एक मूल्यांकन अगर करना है तो सतत एवं व्यापक रूप से करना है ना, रोज करना है, डेली बेसिस पे करना है, अगर जहाँ गलतियां हैं वहां उसको सुधारना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों का। आगे क्वेश्चन नंबर 27, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। किस अवस्था में बच्चे को शर्म भी आती है और गर्व भी आता है, ऐसा किस अवस्था में होता है बताइए। क्या वो शैशवावस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है। बताइए कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे को शर्म अथवा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। तो देखिए जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। बाल्यावस्था में ऐसी अवस्था है जिसमें शर्म, बच्चे के अंदर शर्म आती है एवं गर्व आता है। कोई काम करेगा अच्छा और माँ बाप थोड़ा सा उनकी सराहना कर दिए तो वो गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसी भावना का विकास होता है एक बच्चे के अंदर जब वो बाल्यावस्था में रहता है तो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था तो बता ही दिए कि कठिन काल है। वृद्धावस्था में क्या ही सोचेंगे इंसान, ये शैशवावस्था में बच्चा रोता खाता पीता यही करता है तो इसमें शर्म कहाँ से आएगी बच्चे को। मम्मी के सामने शर्म आएगी, शैशवावस्था में बालक रहेगा, मम्मी तो सब कुछ करती है, कहाँ से शर्म आएगा वो। बाल्यावस्था ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चा शर्माता है और गर्व भी करता है खुद पे, ठीक। ऐसी भावना विकसित हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 28, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। नई वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है, मैं बार बार बताती चल रही हूँ, है ना। ऐसी कौन सी विशेषता है जो एक शैशवावस्था में जो बालक है उसकी विशेषता नहीं है, बताइए। क्या वो ये है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, चिंतन की प्रक्रिया होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। नहीं, गलत आंसर को यहाँ पे चुनना है, बताइए। क्या एक अगर छोटा बालक है, शिशु है, शैशवावस्था में है तो वो सीखता नहीं है, सीखता बहुत तेजी से अपनी माता से, वो सीखता बहुत तेजी से, ये उसका लक्षण है, एक विशेषता है उसकी, है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यस। जो शैशवावस्था का बालक होता है जिज्ञासु होता है, वो जानने की इच्छा रखता है कि कैसे हुआ, भले ही वो ज्यादा अच्छे से नहीं जान पाता पर वो जिज्ञासु होता है ना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। क्या कुछ सोचता समझता है, कुछ समझता सोचता है तो इतना चिल्लाता क्यों भाई, जब भूख लगती तो इतना चिल्लाता क्यों, मांग ना लेता। चिंतन प्रक्रिया नहीं कर पाता वो ना, ये शैशवावस्था बालक की एक मुख्य विशेषता नहीं हो जाएगी। अनुकरण द्वारा कुछ आप कर रहे हैं, आपका अनुकरण करेगा, आपसे सीखेगा। आप अगर कुछ फेंक रहे हैं तो वो भी फेंकेगा, है ना। आप अगर तालियां बजा रहे हैं तो वो भी ताली बजाएगा, यानी कि ये उसकी मुख्य विशेषता में आ जाएगा। शैशवावस्था बालक के मुख्य अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, ये सही है। आपके सामने आंसर जो है निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया ये विशेषता नहीं होती है एक शैशवावस्था बालक की, ठीक है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर शैशवावस्था बालक की विशेषता पूछ ले और ऑप्शन दे दे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो ये लगा दीजिएगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति तो ये करेक्ट हो जाएगा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है, चिंता वंता नहीं करता शैशवावस्था में बालक, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जो विकास में वृद्धि होती है उससे क्या तात्पर्य है। क्या वो ये है, ज्ञान में वृद्धि होती है, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो बच्चे का विकास होता है तो किसकी वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, केवल ज्ञान की, या फिर संवेग की, केवल वजन की। गलत हो जाएगा, केवल इन सभी की थोड़ी ना होगी। जब विकास होगा एक बच्चे का तो उसके जो सोच समझ का आकार होगा, कौशलों का आकार होगा वो बढ़ेगा, है ना। जो उस बच्चा स्किल्स सीखेगा, सोचने समझने की जो क्षमताएं होंगी उसका आकार बढ़ेगा, इसकी वृद्धि होती है, ठीक है। आकार, सोच समझ, कौशलों का विकास होता है अगर विकास में वृद्धि से तात्पर्य पूछ ले एग्जाम में तो, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जो मन का विज्ञान होता है, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, बताइए। क्या ये कथन
कहा गया था बी एन झा के द्वारा या स्किनर जी के द्वारा या डेविस जी के द्वारा, वुडवर्ड जी के द्वारा? बताइए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो देखिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर स्किनर जी के द्वारा कहा गया था। स्किनर जी के द्वारा क्या कहा गया था कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। याद रखिएगा, यह कहा गया था स्किनर जी के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होती रहे। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो नहीं मिल रही है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देखिएगा सी टेट 2024 जुलाई के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें मेरी पूरी वीडियो सीडीपी की है, जिसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उन्हीं सबको मैंने वहां पर कवर किया है। सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार उसे जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, और यदि आपके दोस्त सीटेट की तैयारी में जुड़े हैं, लगे हैं, फॉर्म भरे हैं, अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें मेरा चैनल जरूर सजेस्ट करिएगा, मेरा वीडियो जरूर भेजिएगा जिससे उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, और एक बात, अगर आप मेरे साथ आंसर नहीं कर रहे थे, आप लोग आंसर करना सीखिए और जितने लोग आंसर करते चल रहे थे वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देंगे। आउट ऑफ 30 कितना स्कोर रहा आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बैक टू बैक सीरीज लाऊंगी तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मैं मिलूंगी एक अलग नए क्वेश्चन के साथ, नए इंपॉर्टेंट नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।